ये कैसी रोटी है? हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझे ब्याह कर ले आए। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया। ना सब्जी में स्वाद है और ना ही रोटी गोल बनी है। श्वेता की सास लीलावती रोज गोल रोटी बनाने को लेकर श्वेता को ताने देती है। श्वेता को खाना बनाना नहीं आता। लखनपुर गांव में श्वेता अपनी सास लीलावती के साथ रहती। श्वेता की नई नई शादी हुई है। उसका पति मोहन शहर में मजदूरी का काम करता और श्वेता गांव में अपनी सास लीलावती की सेवा। लेकिन लीलावती श्वेता से कभी खुश नहीं रहती। श्वेता के माता पिता बहुत गरीब हैं, जिस कारण श्वेता अपनी शादी में कुछ दहेज भी लेकर नहीं आई। लीलावती कभी श्वेता को उसकी गरीबी का ताना देती तो कभी उसके बनाए खाने में नुक्स निकालती। बेचारी श्वेता इन सभी से बहुत तंग रहती। लीलावती श्वेता से घर का पूरा काम करवाती, लेकिन फिर भी श्वेता को ताने सुनने पड़ते। एक दिन, करम जली नास पीटी, ये कैसा खाना बनाया है? सब्जी जली हुई है, रोटियां कच्ची हैं। निकल जा मेरे घर से। और लीलावती श्वेता को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। माँ जी मुझे घर से मत निकालो। मैं अब अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। जाके अपनी माँ से अच्छा खाना बनाना सीख, उसके बाद ही मेरे घर आना। बेचारी श्वेता के पास मायके जाने के लिए पैसे तक नहीं थे। उसका घर दूसरे गांव में यहाँ से काफी दूर था। श्वेता पैदल चलने लगी। काफी दूर चलते चलते श्वेता थक गई और एक पेड़ की छांव में बैठ गई। वहां बैठकर उसने अपने मन में सोचा, काश घर से मैं कुछ खाने के लिए साथ लेकर चलती। अब तो जोरों की भूख लगी है। यहाँ आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत दूर पैदल चलना है। मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं भूखी प्यासी अपने घर तक कैसे पहुँच पाऊंगी? काश कि मेरे पास कुछ पैसा और खाना होता। श्वेता ने ऐसा सोचा ही था, जिससे उसके सामने खाना और पैसों की गड्डी आ गई। अरे ये पैसे और खाना कहाँ से आया? तभी जिस पेड़ के छांव में श्वेता बैठी थी, उस पेड़ से आवाज आई, बेटी, ये पैसे और खाना मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन भला एक पेड़ पैसे और खाना कैसे दे सकता है? बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं किसी भी दुखी इंसान की मदद कर सकता हूँ और उसे उसकी मनचाही चीज दे सकता हूँ। तुमने पैसे और खाने की इच्छा जताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे और खाना दिया। लेकिन तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तब श्वेता ने उस पेड़ को सारी बात बताई। बेटी, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। बेटी, मैं तुम्हें एक तना दूंगा। तुम उस तने से चक्की बेलन बना लेना। मेरे तने से बना हुआ चक्की बेलन भी मेरी तरह ही जादुई होगा। उससे अपने आप खूब रोटियां बनने लगेंगी। केवल तुम्हें उस चक्की बेलन के सामने अपनी मन की इच्छा बतानी है। जो भी तुम्हें चाहिए वो चक्की बेलन तुम्हें दे देगी। पेड़ की बात सुनते ही श्वेता बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी उसने पहले भरपेट खाना खाया। उसके बाद जादुई पेड़ ने अपना एक तना काट कर दिया। श्वेता उस तने को लेकर वापस अपने ससुराल आने लगी। लेकिन उसने रास्ते में सोचा, अभी ससुराल चली गई तो माँ जी मुझे घर के अंदर पैर भी नहीं रखने देंगी। क्यों ना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊं, वहीं थोड़े दिन रहकर वहीं जादुई चक्की बेलन भी बनवा लूंगी। और जब ससुराल वापस आऊंगी तो माँ जी से कह दूंगी मैंने खाना बनाना सीख लिया है। थोड़ी देर के बाद श्वेता अपनी माँ के घर पहुँच गई और वहाँ अपनी माँ सावित्री को सारी बात बताई। श्वेता बेटा, कल ही तू उस जादुई पेड़ के तने से एक जादुई चक्की बेलन बनवा लेना। कुछ दिन हम भी इसके जादू का इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ माँ, जादुई चक्की बेलन से आपकी भी गरीबी दूर हो जाएगी। उस रात सब लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन श्वेता ने जादुई तने से एक चक्की बेलन बनवाया। माँ, मैंने जादुई चक्की बेलन बनवा लिया है। क्यों ना हम इससे पैसे मांग कर देखें? श्वेता ने जादुई चक्की बेलन को जमीन पर रख दिया और उसके सामने बैठ गई और अपने मन में सोचने लगी, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। काश इनके पास बहुत पैसे होते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती। श्वेता के इतना सोचते ही जादुई चक्की बेलन अपने आप चलने लगा और उसमें से बहुत सारे पैसे निकलने लगे। देखते ही देखते उस जादुई चक्की बेलन से काफी सारे पैसे बाहर आ गए। हाँ, इतने सारे रुपए? माँ, पिताजी, आप दोनों की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं रोज जादुई चक्की बेलन से आपके लिए पैसे मांगूंगी। श्वेता बेटी, तेरी वजह से हमारे दुख भरे दिन दूर हो जाएंगे। श्वेता जितने भी दिन अपने मायके थी वो रोज जादुई चक्की बेलन से खूब पैसे निकालती और जादुई चक्की बेलन रोज उसे खूब सारा पैसा देती। वो सारा धन श्वेता अपने माता पिता को दे देती। इस तरह से श्वेता के गरीब माता पिता कुछ ही दिनों में अमीर बन गए। एक दिन श्वेता बोलती है, माँ, पिताजी, मुझे आए हुए यहाँ काफी दिन बीत गए। अब मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए। ठीक है श्वेता बेटी,
वहाँ अपना और इस जादुई चक्की बेलन का ख्याल रखना। माता पिता से गले मिलकर श्वेता अपनी ससुराल जाने को चल पड़ी। श्वेता के माता पिता ने उसे और उसके सास के लिए काफी सारे पैसे, कपड़े और गहने दिए। सारा सामान और जादुई चक्की बेलन लेकर श्वेता अपनी ससुराल पहुंची। आ गई महारानी, इतने दिन मायके रहकर आई हो, माँ ने कुछ सिखाकर भेजा है या नहीं? माँ जी, मैं अब घर का सारा काम सीख कर आई हूँ। मैं खाना बनाना और गोल रोटियां बनाना भी सीख कर आई हूँ। तभी लीलावती की नजर श्वेता के थैले पर गई। थैले में क्या लेकर आई हो? माँ और पिताजी ने आपके लिए कपड़े और कुछ गहने भेजे हैं। श्वेता ने कपड़े और गहने निकालकर लीलावती को दे दिए। उसे देखकर लीलावती चौंक गई। अरे, ये तो बहुत महंगे कपड़े हैं और ये सोने के जेवर। तुम्हारे माता पिता के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? तभी लीलावती की नजर थैले में रखे जादुई चक्की बेलन पर गई। ये क्या लाई हो? चक्की बेलन? यहाँ चक्की बेलन नहीं थी क्या, जो तुम्हें मायके से चक्की बेलन लाने की जरूरत पड़ गई? वो माँ जी, मैंने इसी चक्की बेलन पर गोल रोटियां बनानी सीखी हैं, इसीलिए मैं इसे साथ ले आई। दूसरी चक्की बेलन पर मुझसे गोल रोटियां नहीं बन पाती हैं। चल ठीक है, अब सारा सामान रख दे और जल्दी से खाना बना। श्वेता मन में सोचती है, सफर से थक कर आई हूँ, मुझसे खाना नहीं बन पाएगा, क्यों ना जादुई चक्की बेलन से खाना मांग लूं। श्वेता अपनी जादुई चक्की बेलन को लेकर रसोई में चली गई और चक्की बेलन को जमीन पर रखकर उसके सामने बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, काश मेरे सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता। श्वेता के इतना सोचते ही जादुई चक्की पर बेलन अपने आप चलने लगा और उसमें से ढेर सारे पकवान, सब्जी, रोटी सब निकलकर सामने आ गए। ये देखकर श्वेता बहुत खुश हो गई। श्वेता ने अपनी सास लीलावती के पास जाकर कहा, माँ जी, खाना बन गया है, आप चलकर खाना खा लीजिए। हैं? इतनी जल्दी खाना बन गया? अरे, खिचड़ी बना दी क्या? लीलावती गुस्से में रसोई घर में जाती है। वहाँ ढेर सारे पकवान देखकर श्वेता से कहती है, इतनी जल्दी इतना सारा खाना तूने कैसे बना लिया? माँ जी, मैंने सारा खाना बनाना सीख लिया है, अब मैं मिनटों में बहुत सारा खाना बना सकती हूँ। लीलावती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने भरपेट खाना खाया। बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, तुझे घर से निकालने का एक फायदा तो हुआ, तूने अच्छा खाना बनाना सीख लिया। श्वेता मन में सोचती है, माँ जी, फायदे तो मुझे बहुत हुए हैं, लेकिन आप जाने दीजिए, आप केवल खाना खाइए। इसी तरह दिन गुजरने लगे। श्वेता अपनी जादुई चक्की से जब भी खाना मांगती, उसके सामने मिनटों में खाना आ जाता। कुछ दिनों के बाद श्वेता का पति मोहन घर आया और उसे परेशान देख श्वेता ने उससे पूछा, क्या जी, आप जब से शहर से आए हैं परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं श्वेता, शहर से आते वक्त सोचा था कि तुम्हारे और माँ के लिए कपड़े ले लूंगा, लेकिन शहर में जो मजदूरी मिलती है वो वही रहने और खाने में खर्च हो जाती है। तुम्हें और माँ को जो हर महीने थोड़े पैसे भेजता हूँ, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता। आप परेशान मत हो, अब हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी और आपको अब शहर जाकर मजदूरी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो श्वेता, अगर मजदूरी नहीं करूँगा तो यहाँ तुम्हारा और माँ का गुजारा कैसे होगा? मेरे पास उसका बहुत अच्छा उपाय है। श्वेता ने उस जादुई चक्की बेलन के बारे में मोहन को सब कुछ बता दिया और उस जादुई चक्की बेलन से ढेर सारे पैसे भी निकाल कर दिए। लेकिन ये सब करता देख लीलावती ने उसे देख लिया। तो ये राज है, जादुई चक्की बेलन से श्वेता पैसा, खाना सब कुछ मांग सकती है। मैं इस जादुई चक्की बेलन को चुरा लूंगी। हाँ। उस रात जब सब खाना खाकर सो गए, तब जैसे ही लीलावती ने चक्की को हाथ लगाया, बेलन अपने आप उठकर उसकी पिटाई करने लगा। बेलन की ताबड़तोड़ मार खाकर लीलावती दर्द से चिल्लाने लगी। अरे अरे, हाय हाय, अरे कोई मुझे बचाओ, ये बेलन को रोको, नहीं तो ये बेलन मुझे मार डालेगा। लीलावती की चीख सुनकर श्वेता और मोहन नींद से हड़बड़ाते हुए उठे। श्वेता ने अपने मन में सोचा, काश इस बेलन से माँ जी की और पिटाई हो जाती। और बस क्या हुआ, बेलन ने लीलावती को और जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। मार खाकर लीलावती बेहोश हो गई। श्वेता, इस जादुई बेलन को रोको, नहीं तो माँ मर जाएगी। श्वेता ने मन में सोचा, काश ये बेलन रुक जाए, और जादुई बेलन रुक गया। श्वेता और मोहन ने लीलावती की मरहम पट्टी की। लीलावती को अब सबक मिल चुका था। उसने कसम खाई कि वो जादुई चक्की बेलन को कभी भी हाथ नहीं लगाएगी। एक छोटे से गांव में काव्या नाम की एक लड़की रहती थी। काव्या दिखने में बहुत ही काली थी और उसके सर पे बहुत कम बाल थे।
जिस वजह से हर कोई काव्या का बहुत मजाक बनाता था। एक बार काव्या बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में देखकर दो लड़कियां आपस में कहती हैं, अरे वो देखो काली टकली चुड़ैल जा रही है। सही कह रही है, अगर कोई इसे रात के अंधेरे में देख ले तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाए। ये सब सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है, क्योंकि ये सब उसके लिए रोज की बात थी। वो कॉलेज में भी हमेशा अकेली और सहमी सहमी ही रहा करती थी। एक दिन कॉलेज में टीचर सभी बच्चों का प्रोजेक्ट देख रही थी। काव्या, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? वो मैम, मैं जल्दबाजी में प्रोजेक्ट लाना भूल गई। बहुत अच्छा बहाना है, साफ साफ क्यों नहीं कहती तुमने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं? तभी दूसरी लड़की कहती है, याद कैसे रहेगा मैम, बेचारी के सर पे बाल जो नहीं है, इसलिए सब कुछ इसके सर से बाहर निकल जाता है। ये सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। काव्या की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वो चुपचाप वहीं बैठी रहती है। काव्या के जीवन में बस इतना ही दुख नहीं था, उसे तो घर में भी चैन नहीं था, क्योंकि घर में उसकी सौतेली माँ बिमला उसे चैन से जीने नहीं देती थी। आइए महारानी आइए, आपका ही इंतजार था। कॉलेज से कलेक्ट्री करके आ गई। काली मनहूस कहीं की पूरे दिन कॉलेज का बहाना करके घर से गायब रहती है और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। मैं घर का सारा काम करके ही तो कॉलेज जाती हूँ माँ। क्या बोली क्या बोली? अच्छा तो तू अब मुझसे जुबान भी लड़ाने लगी है। तेरी मरी हुई माँ ने क्या तुझे यही सिखाया है? अपनी मरी हुई माँ के बारे में उल्टा सीधा सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने बहुत रोती है। काव्या को घर का सारा काम करना पड़ता है और जहाँ गलती से भी उससे काम में कहीं गलती हो जाती है तो उसकी सौतेली माँ बिमला उसे खूब मारती है और उसके सर के बचे हुए बालों को भी जोर से नोच लेती है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, कृपया करके मेरे बाल छोड़ दीजिए। कुछ ही तो बाल मेरे सर पे हैं, वो भी झड़ जाएंगे, छोड़ दो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो। झड़ते हैं तो झड़ जाएं, मेरी बला से, मुझे उससे क्या? वैसे भी तू काली मनहूस सी है, तेरे सर पर बाल ना भी रहे तो अभी क्या ही फर्क पड़ेगा, तेरी कौन सी बारात आने वाली है। वही बिमला की सगी बेटी शैली बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी होती है, इसलिए उसे अपने रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। वाओ, कितनी प्यारी लग रही हूँ, इस पूरी दुनिया में मेरी जैसी खूबसूरत कोई नहीं है। शैली भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें काव्या पढ़ती थी। शैली भी अपने दोस्तों के साथ काव्या का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। तो दोस्तों, आज मेरी पागल टकली बहन वो फिर से कॉलेज जाने वाली है। आज हम उसके पीछे इस पागल कुत्ते को छोड़ देंगे, बहुत मजा आएगा। कुछ देर बाद काव्या कॉलेज आती है। वो देखती है शैली कुछ लड़कियों के साथ कुत्ता लेकर खड़ी है। क्या बात है, तुम सब मेरी ओर ऐसे क्यों देख रही हो? क्योंकि कब से हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। काफी दिनों से हमने तुम्हारे साथ कोई मस्ती नहीं की। क्यों दोस्तों, चलो अब शुरू हो जाओ। टोनी, चल जरा काव्या को मजा चखा करा। ये बोलकर सभी लड़कियां उस कुत्ते को काव्या के पीछे छोड़ देती हैं। कुत्ता काव्या का पीछा करने लगता है। काव्या बहुत तेज भागती है और भागते भागते जोर से गिर जाती है। तभी एक पत्थर से टकरा जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या, कहीं ये मरमरा तो नहीं गई? मरने दो, वैसे भी ये जीकर क्या ही कर लेगी। अब चलो यहाँ से। वहाँ खड़ी किसी भी लड़की को काव्या पर जरा भी दया नहीं आई और वे सभी अपने अपने क्लासरूम में चली गई। तभी कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जमीन पर बेहोश पड़ा देखा तो जल्दी से उसे उठाकर सरकारी हॉस्पिटल में ले गया। काव्या को थोड़ी देर बाद होश आया। डॉक्टर ने फिर काव्या से कहा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या डॉक्टर साहब? तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर काव्या को झटका सा लगा और वो रोने लगी। क्या? अब क्या होगा डॉक्टर? क्या अब मैं और दिन नहीं जी पाऊंगी? बताइए ना डॉक्टर। तुम्हें जल्द ही इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें महीने के 50,000 रुपए देने होंगे। क्या? 50,000 हर महीने? मैं हर महीने इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? काव्या रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई और अपनी माँ की तस्वीर के आगे खूब रोती है। माँ, आपको
ना, मैं भी जल्दी ही आपके पास आने वाली हूँ। फिर हम दोनों मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। कुछ ही दिनों में काव्या पूरी तरीके से गंजी हो गई। अब वो सब लोग मिलकर उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। अरे अब तो तू पूरी तरह से गंजी हो गई है काव्या। इसके साथ अच्छा ही हुआ है माँ, अब तो इसे देखकर लोग सच में ही इसे चुड़ैल समझेंगे। काव्या इस बार कुछ भी नहीं बोली और डरते हुए अपनी सौतेली माँ से पैसों की बात करती है। ये सुनकर बिमला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या क्या कहा? तुझे ब्रेन ट्यूमर है? कमीनी, चल जल्दी से निकल मेरे घर से। यहाँ रहेगी तो अपनी ये बीमारी मुझे भी लगाएगी। अब निकल यहाँ से, भाग जल्दी, बाहर जाकर मर, समझी? इतना बोलकर बिमला ने काव्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और रोते रोते काव्या वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाती है। इस जालिम दुनिया से जंगल ही बेहतर है। अब मरूंगी भी तो इसी जंगल में। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तभी काव्या देखती है कि एक हिरन जख्मी हालत में जंगल में दर्द से करहा रहा है। उसके पैर में किसी शिकारी का तीर लगा हुआ है। अरे ये क्या? ये हिरन तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में है। मुझे कैसे भी करके इसकी मदद करनी ही होगी। इतना बोलकर काव्या ने उस हिरन के पैर से तीर निकाल दिया और जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसके जख्मों पर लगा देती है। हिरन तुरंत ठीक होकर खड़ा हो जाता है। काव्या प्यार से हिरन के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, प्यारे हिरन, जाओ और जाकर अपनी बाकी जिंदगी खुशी से बिताओ। मैं तो बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, इसलिए मुझे एक जान की कीमत अच्छे से पता है। खुश रहना मेरे दोस्त। इतना बोलकर काव्या रोने लगी। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ और हिरन गायब हो गया और उसकी जगह एक खूबसूरत परी प्रकट हो गई। अरे ये क्या? क्या ये कोई सपना है? और वो हिरन कहाँ गया? काव्या, मैं ही वो हिरन हूँ। मैं तो बस हिरन के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही दयालु हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या समस्या है? तुम इतनी उदास क्यों हो? उसके बाद काव्या ने अपने बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर परी ने कहा, काव्या, तुम्हारी कहानी तो वाकई बहुत ही दुख भरी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम्हारी बीमारी अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और हाँ, अब तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। अब से तुम्हारे सर पर सोने के बाल आ जाएंगे। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और काव्या के सर पर लंबे सुनहरे बाल आ जाते हैं। ये देखकर काव्या बहुत ही खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। इतना बोलकर काव्या खुशी खुशी जंगल से गांव में आ जाती है। उसे देखकर गांव के जितने भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे देखना भी नहीं चाहते थे, वो अब काव्या के सुनहरे बालों के कायल हो गए और सभी काव्या के सुनहरे बालों की तारीफ करने लगे। अरे काव्या, आखिर तुमने अपने बालों में ऐसा क्या लगाया जो तुम्हारे बाल इतने लंबे और सुनहरे हो गए? प्लीज मुझे भी बताओ ना। मैं किसी ऐरे और गहरे को अपना दोस्त नहीं बनाती हूँ। इधर काव्या के लंबे सोने के बालों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और ये बात उसकी सौतेली माँ और बहन शैली को भी पता चल गई। पता नहीं इस काव्या की बच्ची को कहाँ से सोने के बाल मिल गए। अब तो जिसे देखो सब काव्या के ही गुणगान गाने लगे हैं। अब तो मुझे भी सोने के बाल चाहिए। इतना बोलकर शैली काव्या के पास चली गई और उससे उसके सोने के बालों के बारे में पूछा और फिर काव्या ने उसे जंगल की परी के बारे में बता दिया कि ये सोने के बाल उसे जंगल की परी ने दिए हैं। ये सुनकर शैली सीधे जंगल पहुंच गई और जंगल में जंगल की परी की तलाश करने लगी। जंगल की परी, कहाँ हो आप? सामने आओ। जंगल की परी, जंगल की परी। लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। कुछ देर बाद उसे एक जख्मी हिरन दिखा जिसके पैर पर तीर लगा हुआ था और वो हिरन दर्द से करहा रहा था। अरे ये क्या? ये हिरन तो मरने ही वाला है। एक काम करती हूँ, इसे पूरा ही मार देती हूँ और इसके सींग ले लेती हूँ। इसके सींग की मुझे मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। शैली ने जैसे ही उस हिरन को मारने की कोशिश की तो वो हिरन एक सुंदर सी परी में बदल गया और परी बोली, रुक जाओ लालची लड़की, तुम बहुत ही दुष्ट और लालची हो। तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें मुझसे सोने के लंबे बाल चाहिए थे ना, परंतु मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएं और तुम एक बहुत ही काली और बदसूरत लड़की में बदल जाओ। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो गई और शैली टकली और काली हो गई। ये क्या? ये मुझे क्या हो गया?
अब मैं कैसे किसी को अपना चेहरा दिखाऊंगी? ये मेरे साथ क्या हो गया? शैली रोते रोते अपने घर आ गई और उस दिन के बाद से उसने कभी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा और उसने अब काव्या को भी परेशान करना बंद कर दिया था। उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। इधर काव्या अपने सुनहरे लंबे बालों से सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है और बहुत ही जल्दी वो एक अमीर लड़के से शादी कर लेती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।